मुंबई ने मुझे सब कुछ दिया और मुंबई में ही रह के काम ज़्यादा कर पाऊँ उससे ज़्यादा खुशी की बात। लोगों में विश्वास है कि अब भारत ही देश है, हमको भारत के साथ ही व्यापार बढ़ाना है। श्रद्धेय अटल जी दोपहर को भोजन के बाद चाहे 10 मिनट मिले, प्रेफरेबली 1 आवर विश्राम करते। बाला साहब ने पूरी वॉशिंग मशीन खोली, देखा अच्छा कैसे चलती है, पूछा, तब नई चीज थी। नमस्कार, मी डॉक्टर कविता राणे. माझा कट्ट्यावर आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. माझा कट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विक हिल आणि बढेकर ग्रुप, पॉवर्ड बाय ग्रीन हार्वेस्ट, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदूकाका सराफ ज्वेल्स, चितळे फ्लेवर्ड मिल, सुधीर माणके लाईट हाऊस आणि सोनाई पशु आहार. देशामध्ये सध्या निवडणुकांचा मूड आहे. जागा वाटप, उमेदवारांच्या नावांच्या घोषणा सध्या सगळ्यांसाठी खास चर्चेचे मुद्दे आहेत. महाराष्ट्र या सगळ्या चर्चांमध्ये सगळ्यात आघाडीवर आहे आणि त्याचं कारण आहे गेल्या 4.5 वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातल्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी पेश केलेली खास राजकीय अदाकारी. राज्यामध्ये हा सगळा राजकीय कलकलाट सुरू असताना दिल्लीमध्ये मात्र महाराष्ट्रातले काही चेहरे अगदी शांतपणे आपल्या कामाचा ठसा उमटवत होते. त्यातलंच एक ठळक पण खूप चर्चेत नसलेलं नाव म्हणजे पियुष वेदप्रकाश गोयल. पियुष गोयल आज आपल्या कट्ट्याचे पाहुणे आहेत. अर्थमंत्री, रेल्वे मंत्री, कोळसा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उद्योग मंत्री, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री, गेल्या 10 वर्षांमध्ये पियुष गोयल यांनी भूषवलेल्या खात्यांची ही यादी मोदींच्या मंत्रिमंडळातलं त्यांचं स्थान अगदी सहज अधोरेखित करते. राजकारणाचा वारसा पियुष गोयल यांना घरातूनच मिळाला. वडील वेदप्रकाश गोयल वाजपेयी सरकारच्या काळामध्ये मंत्री, तर आई चंद्रकांता गोयल 3 वेळा आमदार राहिल्या. पियुष गोयल यांचे वडील कोषाध्यक्ष म्हणून भाजपची तिजोरी सांभाळायचे आणि त्यानंतर चार्टर्ड अकाउंटंट असलेल्या पियुष गोयल यांच्याही ताब्यामध्ये भाजपच्या तिजोरीची जबाबदारी आली. ही अशी कामगिरी करणारे देशाच्या राजकारणातले बहुधा हे पहिले पितापुत्र असावेत. पक्षाचं नेतृत्व म्हणून अनेक राज्यातल्या निवडणुकांची जबाबदारी त्यांनी पार पाडली. पण आपल्या 40 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत स्वतः मात्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले नाही. 2010 पासून राज्यसभेवर निवडून जाणाऱ्या पियुष गोयल यांना यावर्षी म्हणजे 2024ला भाजपनं लोकसभेच्या आखाड्यामध्ये उतरवण्याचा निर्णय घेतला. भाजपसाठी अगदी सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या उत्तर मुंबई मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे आणि त्यासाठी 2 टर्म खासदार राहिलेल्या गोपाळ शेट्टींचं तिकीटही पक्षानं कापलंय. वयाच्या 60मध्ये प्रवेश करताना, राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी असताना आणि अवघ्या देशामध्ये मोदींची हवा असताना लोकसभा निवडणुकीचा आखाडा गोयल यांच्यासाठी सहज असणार आहे की आव्हानात्मक, त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊयात. गोयलजी, खूप खूप स्वागत एबीपी माझाच्या माझा कट्टा कार्यक्रमात. धन्यवाद. पीयूष जी, आप पहली बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आपके घर में तो आपने देखा है इलेक्शंस कैसे लड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी बीच में बहुत लंबी एक गैप है एक्चुअल ग्राउंड में उतर के इलेक्शन लड़ने की. किस तरह की तैयारी, क्या है मन में, कितनी एक्साइटमेंट है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे एबीपी माझा पे मौका दिया, आपके साथ थोड़ी बहुत वार्तालाप करें, थोड़ा बहुत गुफ्तगू करें, थोड़ी बहुत पुरानी यादें उजागर करें. और मैं इतना ही एक स्पष्टीकरण से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि मेरे वडील के बारे में, माँ के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. उन्होंने मुझे बनाने में, मुझे सिखाने में बहुत बड़ा मेरे जीवन में योगदान दिया. लेकिन हमारी एक पार्टी है जहाँ पे आपको अपने कौशल्य से, आपके खुद की क्षमता से, काम से ही आगे मौका मिलता है. मम्मी 3 टर्म एमएलए रहने के बाद 2004 में स्वयं उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब रिटायर होंगी. 65 वर्ष की हो गई हूँ और समाज सेविका थी पहले भी और उसके बाद फिर समाज के काम में लग गई. तब भी थोड़ी बहुत आवाज़ उठी कि पीयूष को खड़ा करो. उन्होंने कहा किसी हालत में नहीं है, कोई पारिवारिक सीट नहीं है, पार्टी की सीट है. कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण गोपीनाथ जी, प्रमोद जी ने बहुत आग्रह भी किया लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया और हमें कांग्रेस से कैंडिडेट लाना पड़ा. बाबूभाई भवन जी जिनका शोरूम है दादर में, और हम हार भी गए वो सीट. 3 बार हमारे पास पहली बार आई थी. पहले कांग्रेस की सीट थी, सी सुब्रमण्यम वित्त मंत्री होते थे, उनको हरा के मम्मी जीती थी. और सभी चुनाव मैंने ही संभाले.
पापा 2008 में रिटायर भी हो गए, राज्यसभा से ख़त्म हुई टर्म, और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया कैंसर से। तब तक मैं मुंबई में भी कुछ छोटे मोटे पद में रहा था, उससे ज़्यादा नहीं। काम केंद्र में किया, राज्य में किया, देश भर में अलग अलग जगह पे मुझे जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के नाते अवश्य मिली, जिसके कारण मैंने बहुत कुछ सीखा। चुनाव लड़ना, अडवाणी जी का 1989 का उनका पहला चुनाव था, उसको पूरा देखा था पूरी तरीके से, उनके घर पे रह के पूरा चुनाव का संचालन किया था। 91 में केंद्रीय चुनाव पूरा देखा था 11 अशोक रोड हमारे कार्यालय से। तो चुनावी भागदौड़ कोई नई नहीं है, लेकिन हर बार दूसरे के लिए किया। मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे मौका दिया कि इस बार मैं स्वयं के लिए लड़ सकूं। नई चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं, जैसे कैंडिडेट की साइकोलॉजी। तब तो हम बड़ा डांट डूट देते थे कैंडिडेट को, ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं करो। अब ध्यान आ रहा है कैंडिडेट साइकोलॉजी क्या होती है। पर मैं इतना स्पष्टीकरण आपके व्यूअर्स को जरूर देना चाहूँगा कि 2008 तक जब पिताजी का देहांत हुआ, माताजी उसके पहले रिटायर हुई, एक कार्यकर्ता की भूमिका में ही काम किया। इससे गोपाल शेट्टी जी हों, मेरे चारों एमएलए सब, अतुल भातखलकर जी, सुनील राणे, मनीषा ताई या योगेश, हमने बचपन से ही सबने साथ में काम किया। तो इतनी मित्रता है कि वहाँ जिधर जाता हूँ अपने पुराने मित्र ही दिखते हैं, पुराने यार दोस्त दिखते हैं। अब ऐसा है कि ये चर्चा तो काफ़ी दिनों से थी कि जो राज्यसभा में है ऐसे मंत्री इस बार लोकसभा लड़ेंगे, तो ये क्यों इस तरह का फैसला लिया गया और आपको कब पता चला या बताया गया कि आपको यहाँ से लड़ना है? फैसला तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा लिया है कि जो माननीय सांसदों के 2 या 3 टर्म हो गए, उनको चुनावी रणनीति में आना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। समझता हूँ बहुत ही सोची समझी निर्णय पे पूरे देश में सराहना हुई है और सब खुश हैं। जितने हम सब सारे खुश हैं, मतलब एक्साइटेड हैं। हम तो सब राज्यसभा में मिलते हैं, बातचीत होती है। ऐसा है कि पीयूष जी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों को मतलब पेट में एकदम ये हुआ होगा। मैं नहीं मानता हूँ। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, जिस प्रकार की लहर पूरे देश में, जितने माननीय राज्यसभा के सांसद, और मैं तो नेता सदन के नाते दिन रात उनसे चर्चा मुलाकात रहती है, सभी लोग बड़े एक्साइटेड हैं, खुश हैं। कुछ को नहीं मिली सीट, उनको ये है कि हमें क्यों नहीं मिली और हमें क्यों नहीं मौका मिला लड़ने के लिए, हमें कुछ तो रखने पड़ेंगे वहाँ पे भी लोग। तो मैं समझता हूँ ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको एक्साइटमेंट नहीं है, खुशी नहीं है। और मैं अपने जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि में वापस आने का अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मौका मिला मुझे, और मुंबई ने मुझे सब कुछ दिया, और मुंबई में ही रह के काम ज़्यादा कर पाऊँ, उससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं। आपके बारे में ना तो मतलब इंग्लिश मीडिया में तो खास करके बॉम्बे बॉय इस तरह की ना एक बहुत ही आपके बारे में मतलब उनको बहुत अपनापन लगता है। बहुत नाराज हो जाएंगे बॉम्बे बॉय सुन के। मुंबई बॉय तो, लेकिन ये देखा हमने कि इतने सालों में आप जब से राज्यसभा गए, फिर मंत्री बने, अलग अलग इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज आपके पास है, आप नेता राज्यसभा बने, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है इससे आप हमेशा 4 हाथ दूर रहे, क्यों? ऐसा है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रंट फुट और एक होता है बैक रूम वर्क। मुझे लगता है कि मेरा अधिकांश काम ऑलवेज बैक रूम पे ज़्यादा रहा है रादर देन इन द पब्लिक फेस। मंत्री के नाते जरूर स्वाभाविक रूप से पब्लिक में ज़्यादा रहते हो, पर राजनीतिक कामों में जितना देवेंद्र फडणवीस जी और मेरा इंटरेक्शन रहा है 10 साल, अब वो शायद ही किसी और का रहा होगा। जितना हम एंगेज करते हैं, जितनी हम लेट नाइट कॉल्स, वो भी लेट सोते हैं, मैं भी लेट सोता हूँ, लेट नाइट कॉल्स करके डिस्कस करते हैं किस प्रकार से महाराष्ट्र में हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। तो मेरा तो मानना है कि, और सर्टनली मिनिस्टर के नाते इतना सब एक्सपोजर मिला है सरकार में, इतने सारे अलग अलग विभाग में, पर हर विभाग में मुंबई का कनेक्ट ऑलवेज रहा। जैसे मैंने इंटरिम बजट जब पेश किया 19 में,
उसके बाद तुरंत अगले दिन आके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेरा सबके साथ मुलाकात हुई, बताया क्या करने का हमारा लक्ष्य है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना लॉन्ग टर्म विजन पहली बार 2019 के बजट में ले डाउन किया था, और अब 2024 के बजट में और विकसित भारत संकल्प में एक प्रकार से उन्होंने 2047 तक का रोड मैप अब फाइन ट्यून करके देश के समक्ष रखा है। और अब तो माइक्रो डिटेल्स में वहाँ काम चल रहा है, एक एक विभाग शाह, एक एक विषय शाह कि क्या हमें करना है। लेकिन पीयूष जी, हो सकता है कि ये आपको जवाब देना थोड़ा मुश्किल में डाले, लेकिन लोगों ने 19 का बजट जो आपने पेश किया था और इस बार का बजट, तो इस बार का बजट लोगों ने उस मतलब 19 का बजट इतना एक्साइटिंग था, इतना उसमें इतनी सारी चीज़ें थी, उसके कंपैरिजन में इस वाले बजट में तो कुछ भी नहीं था, बहुत ही क्रिटिसिज्म कंपेयर करके किया गया। मेरे ख्याल से फिर किसी ने अच्छी तरह सुना या पढ़ा नहीं है। इस साल का जो बजट था 2024 का, ये विजनरी बजट है। इसमें जो रोड मैप टू 2047 दिखता है, आप इसकी गहराई में जाइए, एक एक शब्द इस बजट का एक कहानी बताता है, एक भविष्य बताता है। और मैं समझता हूँ ये बजट अगर कोई स्टूडियसली उसके पूरे वर्ड बाय वर्ड सुनेगा या पढ़ेगा तो ध्यान में आएगा कि कम शब्दों में कितनी बड़ी बातें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री ने देश के समक्ष रखी है। मैं समझता हूँ ये बजट बहुत ही 19 से भी अच्छा बजट है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर बजट पिछले बजट से बेटर होगा, ये भी मैं कह सकता हूँ, गारंटी है देश को। इस मतलब इस इलेक्शन में आपके नज़रों में क्या है गेम चेंजर? होता क्या है, इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो लोग एनालिसिस करते वक्त ये वो ऐसे बोल देते, अभी इलेक्शन के पहले आपको क्या लगता है गेम चेंजर क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा गेम चेंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोगों के बीच में लोकप्रियता तो अभूतपूर्वक है, लेकिन जो विश्वसनीयता है भारत के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि किसी नेता ने 77 वर्ष में भारत की आज़ादी के बाद ऐसी लोकप्रियता पैन इंडिया, देश के कोने कोने में, गांव गांव में, और उस लोकप्रियता के पीछे, उस विश्वास के पीछे उनका पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। उन्होंने जिस प्रकार से 10 वर्ष में 3 आधार स्तंभ पर देश की दिशा भी बदली, देश की दशा भी बदली, एक पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, दूसरा गरीब कल्याण और सुशासन से देश में एक नए उत्साह को जागृत किया, लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाया, लोगों का आत्मविश्वास भी जागृत किया, और लोगों को नए आशा अपेक्षा करने के लिए, नए सपने देखने के लिए हिम्मत थी कि छोटे सपने नहीं, ये देश अब बड़े सपने देखे और सपने साकार करने का रास्ता ढूंढेगा, प्रशस्त करेगा। और तीसरा उनका आधार स्तंभ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप विश्व का कोई विकसित देश देख लीजिए, उसकी जो आधारशिला रही है वो ये 3 स्तंभों पे खड़ी हुई है कि लोगों के बीच में एक इंक्लूसिव ग्रोथ, लोगों तक, समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे, उनकी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो विश्व स्तरीय हो, जो ज़रूरतों को पूरा कर सके, और जिससे कनेक्टिविटी, हर प्रकार की कनेक्टिविटी, फिजिकल हो, डिजिटल हो, हर प्रकार की कनेक्टिविटी में लोग चाहते हैं देखना कि हमारा देश अब विश्व स्तरीय बन गया है। और आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहे हैं। वाणिज्य मंत्री के नाते या उद्योग मंत्री के नाते जो मेरा संपर्क विश्व भर में रहता है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि क्या लोगों में विश्वास है कि अब भारत ही देश है, हमको भारत के साथ ही व्यापार बढ़ाना है, हमारी उम्मीद भारत के साथ टिकी हुई है, जुड़ी हुई है। ये जो आज माहौल बन गया है पूरे विश्व में, ये वास्तव में 140 करोड़ भारतवासियों के कर्तृत्व के कारण है, उनकी क्षमता के कारण है, और एक बहुत ही निर्णायक, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही संवेदनशील नेतृत्व जो मोदी जी ने दिया है, ये दोनों चीज़ जो जुड़ गई हैं, उसके कारण ये गेम चेंजर के रूप में आज
सामने थी। पीयूष जी, लेकिन अब मतलब मोदी जी को 10 साल मिले, ये जो आपने कही वो बातें, मतलब वो चीज़ें करने के लिए, लेकिन उससे पहले भी उनको जो एक उनके बारे में देश में जो एक माहौल बना, आपको क्या लगता है उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मतलब आप इतने करीब से उनको देखते हैं, क्या है कि जो बाकी नेताओं में उसका अभाव है जो मोदी जी में खूब भरा हुआ है? अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बाकी नेताओं के साथ कंपेयर करें, जो देश में हम बाकी नेताओं को देखते हैं, बाकी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को देखते हैं, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक बहुत शार्प नजर आते हैं। एक तो उनकी संवेदनशीलता, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आते हैं, ओबीसी परिवार में जन्मे, बहुत कठिन बचपन बीता, स्कूल में कैसे पढ़ाई करना लिखाई करना, घर में क्या दिक्कतें, चूल्हे पे माँ लगी हुई है, पानी के लिए नदी में जाना है नहाने के लिए, पैसा थोड़ा 2 रुपए कमा के अपनी किताबें खरीदनी है तो रेलवे स्टेशन पे पिताजी को हाथ बटाना है, चाय का अपना टेली लेके किटली लेके चाय रेलवे पैसेंजर्स को पिलानी है। तो वो जो पुरानी एक बचपन की अनुभव रहता है हम सब के लिए, वो जीवन भर हमारे साथ रहता है, उसमें उनकी संवेदनशीलता झलकती है। दूसरी, देशभक्ति, जिस प्रकार से उनमें भारत को एक विश्व शक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, जो हमारा ऐतिहासिक स्थान था, जो गोल्डन पीरियड था जब हम विश्व की 1/3 अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी भारत की थी, वो जो गोल्डन एज था उसको फिर स्थापित करना है, वो देशभक्ति। फिर उसमें जुड़ा हुआ आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करके कश्मीर को जोड़ना, देश की एकता और एकजुटता को स्थापित करना, कैसे राम मंदिर जो देश की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है उसमें योगदान देना कि राम मंदिर भी बन जाए, कैसे इस देश में CAA लाके जो शरणार्थी अभी भी परेशान घूम रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको कैसे भारत में खुलेआम से स्वागत करना, किस प्रकार से देश में ट्रिपल तलाक कानून ख़त्म करके हमारे बहनें, महिलाएं, माताओं को सम्मान देना। तो एक देशभक्त के नाते इस देश की सुरक्षा के लिए जी जान देने के लिए तैयार होना, कोई हमारे ऊपर आंख उठाए तो मुंह तोड़ जवाब देना, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो बालाकोट। मैं समझता हूँ देशभक्ति का एक नया मिसाल, और ये देशभक्ति आज 140 करोड़ लोगों में आ रही है। लोगों को भी लग रहा है मैं भी कर्तव्य भावना से देश को आगे लेके जाने के लिए मैं भी योगदान दूँ। तो दूसरा स्तंभ उनके व्यक्तित्व का है देशभक्ति। और अगर तीसरा उनके प्रशासन करने के कार्यशैली में देखूं तो उसके 3-4 पहलू हैं। एक तो परिवारवाद में जरा भी बिलीव नहीं करते। हाँ, आप परिवार के हो सकते हैं पर क्षमता के ऊपर आपका निर्णय होगा। राजनीतिक परिवार से होने में कोई बुरा नहीं है, एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बने दिक्कत नहीं है, पर डॉक्टर का लड़का स्ट्रेट अवे ऑपरेशन थिएटर में जाके मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी पहले दिन करने के लिए अगर बिठा दें तो फिर चिंता की बात है। देश को कैसे जोड़ना, छोटी सोच विपक्ष दिखा रही है, उसके सामने जब इनका शासन देखते हैं जहाँ पे सबको जोड़ना, देश को एकत्र करना। कभी भेदभाव नहीं सुना होगा आपने। 4 करोड़ लोगों को जब मुफ्त में घर मिला तो गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। गरीब से गरीब परिवार कौन आइडेंटिफाई करेगा? राज्य सरकार, उसमें पंचायत, डेटा ट्रांसपेरेंट है, कुछ गलती है तो आप आवाज उठा सकते हैं। कभी किसी को पूछा नहीं गया धर्म क्या है, जात क्या है, भाषा क्या है, आपने वोट बीजेपी को दिया या नहीं दिया वो भी नहीं पूछा है। हमने देश में कैसे समावेशी विकास हो, वो जो मोदी जी का एक संकल्प प्रशासन करने का तरीका है, बहुत गहराई से सुनते हैं, हर बात को समझते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं। इज अ मैन ऑफ डिटेल के प्रोग्राम करना है तो उसकी हर डिटेल, हर पहलू में देखते हैं की सक्सेस कैसे होगा। दक्षिण आणि उत्तर भारताची तुम्ही मांडणी केलीत आणि तुम्ही असं म्हणालात की दक्षिणेकडची राज्य आता म्हणतात की आम्हाला वेगळं व्हायचं आहे आणि मग असं जर झालं तर मग माफ देशामधल्या करिए, मैंने ये नहीं कहा।
कोई दक्षिण का राज्य, मेरा मानना है, इस सोच के साथ अपने आप को जोड़ेगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन डीएमके के कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा वक्तव्य देते हैं तो इंडिया अलायन्स के ऊपर हमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हा, पण हा प्रश्नचिन्ह जेव्हा उपस्थित होतोय तर 2024 हे ते वर्ष आहे की ज्या वर्षामध्ये हे प्रामुख्यानं उपस्थित झालेलं आहे। ही चर्चा 2019 मध्ये आपण फार ऐकली नव्हती, ही चर्चा आधीच्या निवडणुकांमध्ये आपण फार ऐकली नव्हती, पण 2024 मध्ये ती आपण खूप ऐकतोय। आणि याचं कारण एक महत्त्वाचं हे पण आहे की 2029ला जेव्हा डिलिमिटेशन होईल त्यानंतरचं जे चित्र दिसायला लागले त्याच्यामुळे आलेली ही एक चिंता आहे एक, आणि दुसरी ही चिंता यामुळे आहे की जीएसटीचे जे पैसे येत आहेत ज्याचं वाटप दक्षिण आणि उत्तर राज्यांना होत आहे ते असमान पद्धतीनं होत आहे, म्हणून ही चर्चा आता खूप मोठ्या प्रमाणावर यायला लागलेली आहे, ज्याच्यामध्ये दक्षिणेतल्या राज्यांचं आणखी एक म्हणणं आहे की आम्ही लोकसंख्या कमी केली, आम्ही लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवलं, ही आमची चूक झाली का की आता आमच्याकडे कमी जागा असतील लोकसभेच्या, उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये त्या जास्त असतील आणि उत्तरेकडे भाजपची ताकद मोठी आहे, दक्षिणेकडे कमी आहे, म्हणून आमच्यावर अन्याय केला जातोय। तर हे नॅरेटिव्ह जे सेट झालंय हे संसाधनांचं नाही आहे, तर ते नॅरेटिव्ह लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे आणि पैशाच्या वाटपाच्या प्रमाणात आहे। त्यावर कसं आपने ये बघताय? प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा किया, और मैं उम्मीद करूंगा एबीपी माझा जैसा रिस्पॉन्सिबल चैनल जो एक प्रकार से देश में गलत फहमियाँ ना पैदा हो, वो उनकी प्राथमिकता रहती है, वो इस विषय को अच्छी तरह उजागर भी करे, बार बार करे, लोगों तक समझाए कि ये कितनी झूठ फैलाने का काम कुछ ये विपक्षी नेता कर रहे हैं। मैं आपकी तीनों बातों को आपको बताता हूँ। पहली बात तो डिलिमिटेशन से इस विषय का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन जो किया जाता है वो क्षेत्र के अंदर किया जाता है। अब आप मुंबई को देख लीजिए, पिछली बार 6 सीटें थी, आज भी 6 सीटें हैं, जनसंख्या बढ़ी है, क्या किया गया? दक्षिण मुंबई में 5 लाख वोटर होते थे, उत्तर मुंबई में 25 लाख वोटर हो गए थे। डिलिमिटेशन से थोड़ा इक्वलाइज किया, दक्षिण मुंबई का विस्तार किया गया, उसके वोटर बढ़ाए गए, उत्तर मुंबई को छोटा किया गया, उसके वोटर घटा के एक बैलेंस किया गया। डिलिमिटेशन पहले भी हुई है, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, आपको ध्यान आएगा कि डिलिमिटेशन से कोई 100 सीटें नहीं बढ़ जाती है, 4-5 सीटें का हेरफेर होता है। कुछ तो सीटें बढ़ जाती है, 4-5 सीटें, 6 सीटें ऐसी छोटी संख्या में होती है। अब जम्मू कश्मीर का हुआ डिलिमिटेशन, अगर पूरे जनसंख्या के हिसाब से होता, क्योंकि आपने तीसरा प्रश्न ये पूछा हमने पॉपुलेशन कम किया तो क्या हमने गलत किया? वैसे तो कश्मीर में मिलिटेंट्स ने और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो वहाँ के उग्रवादी लोग हैं और जो वहाँ के राजनेता हैं, उन्होंने तो पूरे हिंदुओं को ही भगा दिया वहाँ से, कोई हिंदू नहीं रहा है वहाँ पे, हिंदू सब वहाँ से जम्मू की तरफ या बाकी देश में चले गए। कश्मीर का तो एक प्रकार से एथनिक क्लियंसिंग किया, जिसमें ये सब उमर अब्दुल्ला और ये सब नेता लोग भी एक प्रकार से जस्टिफाई करते हैं, कुछ उसके लिए उन्होंने किया नहीं। उसके बावजूद कश्मीर उसके कारण कश्मीर की तो जनसंख्या कम हो गई है वैली की, जम्मू की जनसंख्या ज़्यादा है, तो उस प्रोपोर्शन में थोड़ी डिलिमिटेशन होता है, छोटा मोटा हेरफेर होता है। तो ये एकदम दुष्प्रचार, गलत प्रचार करने की नीति है विपक्ष की। इससे दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उन्होंने उनके यहाँ पे पॉपुलेशन कम भी हुई है तो उसकी वजह से कोई उनकी राजनीतिक वर्चस्व कम होगा, ये एकदम झूठ प्रचार है, पहली बात। एक हाँ। दूसरी बात जो जीएसटी की आपने कही, बहुत अच्छा किया आपने पूछा, क्योंकि ये भी एक पूरी गलत फहमी उजागर करने की कोशिश कभी पश्चिम बंगाल करते हैं, कभी दक्षिणी राज्य करते हैं। जीएसटी मैडम क्या है? सभी टैक्सेस का समागम है, एक्साइज भी उसमें आ गई, सेल्स टैक्स भी आ गया, सब कुछ कर दिया। जीएसटी का वाटअप कैसे होता है? जीएसटी का 50% तो सीधा राज्य सरकार को ही मिलता है, जो आप कलेक्ट करो उसका 50% आपको ही मिलता है। और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होने के कारण दक्षिणी राज्य तो एक्चुअली अमीर राज्य है, वहाँ के लोग ज़्यादा खर्चते हैं, ज़्यादा स्पेंडिंग पावर है, तो वहाँ तो एक्चुअली कलेक्शन बढ़ रही है। जीएसटी कलेक्शन एंड पे होती है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो उनकी तो कलेक्शन बढ़ रही है, तो सीधा 50% उनको मिलता है। बाकी जो 50% है उसमें 42%, 42%
फिर राज्यों को जाते हैं। केंद्र के पास तो सिर्फ 29%, 29% रह जाते हैं। 100 में से 71% तो राज्यों को ही जाते हैं। 50% सीधा उस राज्य को जो कलेक्ट करते हैं, जो बाकी 42% ऑफ द बैलेंस वो उसका वाटअप हम नहीं करते हैं। फाइनेंस कमीशन, और आज की व्यवस्था नहीं है, बहुत सालों से आ रही है ये फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था। वो व्यवस्था के हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं किस राज्य में कितना जाना चाहिए, कहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट है, कहाँ पे हमने क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है वहाँ पे सपोर्ट करना है, जिसको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। आखिर हम एफर्मेटिव एक्शन देश भर में करते ही है ना। गरीबों को कल्याण करना ये 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक जवाबदारी। फिलोसॉफी ऑफ टैक्स ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का गलत प्रचार करके वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा राजनीतिक लाभ मिल जाए। मेरा विश्वास है कि कोई वोटर, भारत का कोई व्यक्ति इस झांसे में आएगा नहीं। उल्टे उस पार्टी को नुकसान होगा, डीएमके को, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, ये इंडिया अलायंस को इसका बहुत नुकसान होगा। पीयूष जी, आप जिस चुनाव क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं वो सबसे सेफेस्ट सीट है। वहाँ पे मतलब सिर्फ 2 बार छोड़ के बीजेपी के कैंडिडेट चुन के आए हैं वहाँ पे। इस बार गोपाल शेट्टी 2 बार थे, लेकिन उनका पत्ता कट करके आपको टिकट दे दिया। तो वहाँ पे गोपाल शेट्टी की नाराजगी आपने कैसे दूर की? पहली बात तो गोपाल शेट्टी को जरा भी नाराजगी नहीं थी। जब मेरा टिकट अनाउंस हुआ और तभी मुझे मालूम पड़ा, तब तक तो हमें किसको मालूम नहीं था। उसके कुछ ही मिनटों बाद मेरी गोपाल जी से बात हुई और उन्होंने, मेरा तो 40 साल का मित्र है, 40 साल का हमारा साथ है। उन्होंने कहा पीयूष जी इस बार आपको लड़ना है, मेरा पूरा समर्थन है, मैं आपके साथ रहूँगा। आप कब आ रहे हो? मैं आपको रिसीव करने आऊँगा। और रेलवे स्टेशन पे बोरीवली पे रिसीव किया, साथ में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भाषण दिया, हम सबको प्रोत्साहित किया और अभी भी मेरे कार्यक्रमों में साथ रहते हैं। ये हम सब कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो आपने शब्द इस्तेमाल किया पत्ता कट गया, ये आपके मीडिया के हिसाब से ठीक होगा। हमारी पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी निर्णय लेती है सर आंखों पर, और हमारे लिए तो आनंद की बात है। और हमारी पार्टी ऐसी है जिसमें, मैंने तो कहा ना, मेरी माँ तो खुद रिटायर होके गई, 65 हो गई थी। तो हमारी पार्टी में ही नया ब्लड आता रहे, चेंज हो, ये एक लगातार प्रोसेस है, किसका पत्ता नहीं कटता है। अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है और हम सब एक कार्यकर्ता भूमिका में काम करते हैं। रही बात उत्तर मुंबई की, उत्तर मुंबई सेफ सीट आपने जरूर कही, लेकिन हम कोई चीज़ को सेफ सीट नहीं मानते। हर एक सीट में सम्मान करते हैं मतदाताओं का। मतदाता सर्वोपरि होता है। मतदाता को जो ज़रूरत है वो हमारे लिए एक प्रकार से हमारा धर्म है। तो सेफ सीट है और मैं बैठ के उसमें कुछ करूँगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया, जैसे मेरे मन में वर्षों से इच्छा थी कि कैसे मुंबई को स्लम फ्री करें, क्योंकि मैं साइन में रहता था, धारावी बाजू में ही था। मम्मी के एरिया में एंटॉप हिल पूरे सॉल्ट पैन लैंड्स में थी, जो सॉल्ट पैन आज मेरे अंडर है। तो और मेरे पिताजी भी हर बार मुझे कहते थे, कभी इनको सोचना मत कि बड़े खुशी खुशी वहाँ रह रहे, ये मजबूरी है। किसको अच्छा नहीं लगता अपने बच्चों को इस हालत में देख। तो जीवन भर मेरे मन में इच्छा रही है कि कैसे हम स्लम फ्री बना सकते हैं। तो मैं तो अभी उत्तर मुंबई को एक प्रयोगशाला के रूप में देखूंगा कि कैसे मैं उसको एक स्लम फ्री एरिया बना सकूं। और स्लम फ्री यानी उनको अच्छा घर मिले, सम्मान का जीवन मिले, उनके आगे आने वाले बच्चे पीढ़ियों को इज्जत मिले, वहीं पे रहने को मिले, उसी क्षेत्र में रहें और उसी क्षेत्र में उनका भविष्य निर्माण। तुम्ही अशा जनरेशनचं प्रतिनिधित्व करताना ज्यांनी भाजपची आधीची पिढी बघितली आहे आणि आम्ही असं ऐकतो की त्या काळात माणसं 5 स्टार हॉटेल्समध्ये उतरायची नाहीत, आपले जे सहयोगी असायचे त्यांच्या घरी उतरायचे। आम्ही असं ऐकलंय की वाजपेयी किंवा कुठलेही मोठे नेते आले की वेदप्रकाश गोयल यांच्याबरोबर त्यांच्या घरी उतर, त्या पिढीविषयी ऐकायला जास्त आवडेल की अटल बिहारी ज्यांचा सहवास कदाचित तुम्हाला लाभला असेल? ऐसे मेरे को तो बचपन से उनका सानिध्य मिला। सबसे पहली बार जब हमारे, अब वो इतने बड़े व्यक्ति हैं कि मैं मित्रता बोलूं तो गलत होगा, पर वास्तव में मित्रता हमारी जिस दिन शुरू हुई उस दिन आपको शायद ध्यान होगा, खांडेकर जी को तो भली बात ही मालूम है, श्रद्धेय अटल जी दोपहर को भोजन के बाद चाहे 10 मिनट मिले, प्रेफरेबली 1 आवर विश्राम करते थे।
उनका वो नहीं करो तो फिर वो बड़े दिन भर चिड़चिड़े रहते थे। वो आधा घंटा 10 मिनट 1 घंटा मिल जाए तो फिर फ्रेश थे रात को, अब 3 बजे तक उनको घुमाओ। तो विश्राम करने कमरे में गए हुए थे। मैं 7-8 साल का बच्चा रहा हूँगा। फिर मम्मी पापा भी अपने रूम में चले गए और मैं हॉल में, और हमारे हॉल में कारपेट था, वॉल टू वॉल कारपेट था, तो मैं कंचे खेल रहा था, मार्बल्स, अकेला बैठा हुआ। 7-8 साल का बच्चा दोपहर को सोता नहीं है, मैं मार्बल खेल रहा था। और हम मार्बल नॉर्मली इस हाथ से करते, तो मैं लगा रहा था, मेरे को आती नहीं थी। आई एम वेरी बैड एट मार्बल्स एंड एक्चुअली आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैं कर रहा था, मैंने देखा नहीं कब वो उठे और थोड़े पर्सनालिटी थी, तो अपना आए होंगे पीछे और मुझे देखते रहे। मेरे को ध्यान नहीं आया, मैं ट्राई कर रहा हूँ, हुआ ही नहीं। फिर पीछे से मुझे टैप किया तो मैं एकदम चौंका। तो मुझे साइड में क्या एक पुफी थी वहाँ, उस पर अपना आके बैठे, मेरे हाथ से कंचे लिए, मार्बल लिया। और मुझे अब कैसे कुछ चीज़ें ऐसी जैसे एक फ्लैशबैक माइंड में परमानेंट रहता है। इमेजिन आई वाज ओनली 7-8 इयर्स ओल्ड। उन्होंने ऐसे अपने हाथ किया और ये उंगली इस्तेमाल की, मुझे अभी तक याद है, और 8 फुट दूर कंचे को मारा, स्पॉट ऑन। और मैं उनका फैन उस दिन बन गया। और वो हमारा रिश्ता उस दिन से लेके आखिरी क्षणों तक, वो रिश्ता कभी बदला नहीं। मैं उनको चाचा जी बोलता था। और एक्चुअली वो जो परंपरा थी घर में रहने की, वो बहुत बढ़िया थी। जो आत्मीयता की भावना और हम सबको जो सीख मिली, हमारी जो ग्रूमिंग हुई, हमारे में जो देशभक्ति आई, हमारे में जो संवेदनशीलता आई, जो भारत की फैमिली वैल्यू सिस्टम्स हमने सीखे, हमारी अस्मिता को पहचाना, एक प्रकार से सांस्कृतिक ग्रूमिंग इसके कारण बड़ी अच्छी हुई। और यहाँ तक फिर हमारी हो गई थी कि हमारी एक रिश्ता ऐसा बन गया था कि जब भी वो आते थे, घर पे ठहरते थे, तो रात को, तब तो कैंपेनिंग 10 बजे बंद नहीं होता था, और दूर दूर कभी नासिक गए, कभी पूना गए, ये वो 3 बजे 2 बजे रात को आए और थके हुए आते थे। तो हमारा रूटीन था कि वो लेटते थे थके हुए, मैं उनका सिर दबाता था, हाथ दबाता था, पाँव दबाता था। कौन सी क्रीम लगाते थे हम, थोड़ी स्मेल बड़ी स्ट्रांग होती है पेन किलर की, अमृतांजन बाम की जैसी क्रीम लगाता था। तब आयोडेक्स नहीं थी ज़्यादा, अमृतांजन बाम वगैरह लगाते थे, और क्योंकि उसकी स्मेल बहुत होती थी, अभी तक याद है मुझे। और तब वो पूछते थे घर पे क्या हो रहा है, भाई बहन का क्या चल रहा है, मेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, मुंबई में लोग क्या बात कर रहे हैं, युवा युवती क्या बात कर। और ये वर्षों तक चला। मैं जैसे से बड़ा हुआ, ये रिश्ता बदला नहीं कि भाई तुम्हारे काम कैसा चल रहा है, कॉलेज में क्या बात होती है, सीए की पढ़ाई कैसे हो रही है, लोगों आपस में लोग क्या बात करते हैं, वो फीडबैक लेते थे कि समाज में क्या चल रहा है। और इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, जिसने मुझे लगता है आज मुझे जो भी मैं हूँ वो बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इथिकल पॉलिटिक्स की हमेशा बात होती है, लेकिन ये महाराष्ट्र में पिछले 1.5 साल में जो तोड़फोड़ की राजनीति हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे दुर्भाग्य दिखता है कि कुछ नेता सिर्फ अपने परिवार के सदस्य के अलावा आगे देखते ही नहीं है। और अब स्वाभाविक है कि अगर एक बड़ा नेता का कोई कार्यक्रम है और दूसरा बड़ा नेता, बड़ा मंत्री उस कार्यक्रम में है, परंतु उसको 6ठे स्थान पे खड़ा करोगे और तुम्हारे परिवार के 4 सदस्य, तुम्हारे 2 सहयोगी सेंटर में हैं और सीनियर लीडर जो खप के पार्टी को सींचा है, जिसने उसको आप 6ठी कड़ी में खड़ा करोगे, तो ये सब चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को पसंद नहीं आती है। और शायद मैं समझता हूँ उनके खुद के जो कॉन्ट्रडिक्शंस रहे इन दोनों पार्टियों के, उसके कारण ये नेता को बाहर जाना पड़ा। पार्टी तो इंटैक्ट रही, शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ रही, बस एक नेता और उनके परिवार को बाहर कर दिया।
सिमिलरली पूरी पार्टी तो अजीत दादा के साथ है, एनसीपी तो वो ही है, पर जो नेता का मोह था, वो पारिवारिक मोह ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। तो पार्टी में तोड़फोड़ नहीं रही है, पार्टियां तो इंटैक्ट हैं, कुछ व्यक्ति पार्टी से बाहर हो गए। आप एकदम इलेक्शन कमीशन जैसे ही बोल रहे हैं अभी। जो वास्तविकता है, इलेक्शन कमीशन हो, आप हो या मैं हो, वास्तविकता से कहाँ भाग सकते हैं। लेकिन फिर वो- आखिर अगर सभी एमएलए, सभी एमपी शिवसेना के अगर एकनाथ शिंदे के साथ है, अधिकांश सभी एमएलए दादा के साथ है, तो उसमें कोई मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मेरी टिप्पणी कर सकते नहीं हैं। नहीं, इसलिए मैंने बोला, बस एक ही पूछना था, वो जो वॉशिंग मशीन है उसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन सी है? मेरे घर पे वॉशिंग बीजेपी के मशीन, पास जो है। मेरे घर पे वॉशिंग मशीन खांडेकर जी 1984 में आई थी। इसलिए प्रसंग सुना रहा हूँ कि शिवसेना का पहला जो हमारा गठबंधन बना वो मेरे घर में सायन में बना था। अच्छा। 1984 के चुनाव में, 84 के चुनाव में माननीय बाला साहेब ठाकरे जी मेरे घर पे सायन आए थे। अटल जी रुके हुए थे, सो रहे थे अंदर कमरे में जब बाला साहेब आए। तो बाला साहेब हॉल में बैठे थे। वो भी दिन मेरे को एकदम जैसे कल हुआ वो याद है। मैं अंदर गया अटल जी को उठाने के लिए और बाहर लाने के लिए, पूछ रहे थे कैसे लगते हैं, क्या है। वो हमारी बात जो प्राइवेट थी वो हुई। तब तक बाला साहेब बैठे थे, तो मेरा भाई साथ में था। भाई तभी विदेश से आया था, तो वो जाके उन्होंने घर देखा मेरा पूरा। उधर वॉशिंग मशीन और ड्रायर था। तो बाला साहब ने पूरी वॉशिंग मशीन खोली, देखा अच्छा। कैसे चलती है, पूछा। तब नई चीज थी। तो ये प्रसंग मैंने कई बार बताया लोगों को। तो हमारे घर में तो 84 में वॉशिंग मशीन आई थी, जो बाला साहेब ने देख के बड़ा आकर्षण था उनको उस चीज का। तुम्ही अटलजींच्या आठवणी सांगितल्यात. अटलजींचं एक खास वैशिष्ट्य होतं की त्यांचं जे वास्तव्य होतं किंवा त्यांचा जो व्यवहार होता हा फक्त भाजपपुरता नव्हता. सगळ्या पक्षांमधल्या सगळ्या नेत्यांना सोबत घेऊन जाण्याचा आणि ते तसं सरकार चालवण्याचं शिवधनुष्य त्यांनी पेललं. तिथपासून प्रवास भाजपचा आता आला ते बहुमताचं भाजपचं सरकार आहे. आत्ता देशात जे सध्या चाललेलं आहे, ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर देशातल्या प्रमुख विरोधी पक्षाचं खाती गोठवली गेलेली आहेत. दिल्लीमधले मुख्यमंत्री सध्या अटकेमध्ये आहेत. हे सगळं सुरू असताना हे म्हटलं जातंय की भाजप दहशतीचं राजकारण करते. हे होतंय? हमारी मित्रता सबके साथ है। हमारी आज भी मित्रता, कैमरा बंद होते हैं राज्यसभा या लोकसभा में, उसके बाद आप आके देखिए एक बार विजिटर गैलरी से क्या माहौल होता है। मित्रता सबकी सबके साथ। जिन लोगों ने कुछ गलत काम किया, कानून अल्टीमेटली लॉ विल कैच अप। आप अगर गलत काम करोगे तो कानून अपना काम करेगा। और मैं समझता हूँ इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक दलों का कोई नेताओं का लेना देना नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कानूनी व्यवस्था है उसके हिसाब से होता है। हमें बिना बात का आप आरोप प्रत्यारोप कितना भी लगा लो, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। जो लॉ ऑफ द लैंड है दैट विल प्रिवेल। अगर आपने कुछ गलत काम किया, अब नेशनल हेराल्ड है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं जो नेशनल हेराल्ड में किया गया है कि 1 करोड़ रुपए में 1000 करोड़ की संपत्ति कांग्रेस का पहला परिवार जब्त कर ले। जो संपत्ति हमारी है, देशवासियों की है, मुफ्त में दी गई है नेशनल हेराल्ड को एक न्यूज़पेपर चलाने के लिए, और वो उठा के कुछ पता नहीं क्या हेरफेर किया अकाउंट्स का। हमारी तो समझ और सोच के बाहर है। और करोड़ या कितने रुपए में दिखा के वो भी पैसा कहाँ से आया तक बता नहीं पाए। उससे एक पूरे 1000 करोड़ की संपत्ति ले ले, तो क्या कानून को चुप रहना चाहिए? क्या पॉलिटिशियंस के अलग कानून होना चाहिए? जैसा कांग्रेस के उपनेता राज्यसभा में क्या कहे थे, प्रमोद तिवारी जी का क्लिपिंग दिखाई है अपने श्रोताओं को। उन्होंने जब राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए, कोर्ट का उनके ऊपर 2 साल की सजा हुई, तो उनका वक्तव्य है इंटरव्यू में बकायदा कि गांधी परिवार जैसे लोगों के लिए देश में अलग कानून होना चाहिए। अब एबीपी माझा इसको सब्सक्राइब करता हो तो मुझे क्षमा करिएगा, नहीं करता हो तो क्लिप जरूर देशवासियों को दिखाइए कि ये चाहते हैं कि देश में गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। और फिर क्या बोलते हैं कि गुनाह के बारे में नहीं, सेंटेंस के बारे में अलग कानून होना चाहिए। यानी गुनाह आप कर सकते हो, पर उस गुनाह का सेंटेंस आपके ऊपर, खांडेकर जी आपके ऊपर, मेरे ऊपर ज्यादा लगेगा या आज के कानून के हिसाब से लगेगा? गांधी परिवार स्पेशल है, अकाउंट्स उनके लिए अलग कानून होना चाहिए जिससे उनको सजा नहीं भुगतनी पड़े। अगर ये इस देश को मंजूर है accounts और एबीपी माझा को मंजूर है,
तो ये बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी देश के लिए. आता अगदी शेवटचा प्रश्न. तुमच्या घरामध्ये आपके पिताजी बहुत बड़े राजनेता थे, मम्मी जी थी. आपने उनसे, दोनों से आपके ऊपर क्या प्रभाव है? आपने वेद जी से क्या सीखा, मम्मी जी से क्या सीखा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं रोज सुबह अपने पूजा घर से जब पूजा करके निकलता हूँ तो मेरी माँ और पिताजी की फ़ोटो लगी हुई है. उनको मैं धन्यवाद रोज देता हूँ. पिताजी ने मुझे सरलता सिखाई. आप तो जानते थे उनको अच्छी तरह. बहुत सरल स्वभाव के थे, वेरी सिंपल लिविंग. विचार भी बहुत सोबर रखते थे, बात कम करते थे. प्रधानमंत्री जी मुझे भी बार बार बोलते हैं कि भाई तुम भी बात कम करो, सुनो ज़्यादा. वो सरल स्वभाव, शांत स्वभाव. शांत स्वभाव, वो उनसे मैंने सीखा. शायद और सीखने की आवश्यकता है, और कोशिश करते रहता हूँ. पर थोड़ी एंग्जाइटी रहती है कि और काम करना है, और काम करना है, तो उसमें कभी कभी उत्तेजित भी हो जाता हूँ. और माँ से सेवा भाव सीखा. उन्होंने ज़िंदगी भर अपने आप को समाज सेविका के रूप में ही पेश किया. पूरे सदन में भी लोग उनको मम्मी बुलाते थे. कभी कोई पद की आशा नहीं की. वो दो चुनाव भी लड़ने की आशा नहीं रखते थे. पार्टी ने निर्णय किया कि वो लड़े. और मुझे अभी भी याद है, अटल जी उसके बाद जब आए, जब उनका नाम माटुंगा के लिए घोषित हुआ, बड़े नाराज हुए थे सब पे कि क्यों बहन जी को वहाँ पे खड़ा कर रहे हो, और वो भी इतनी खराब सीट पे. माटुंगा तो सुब्रमण्यम फाइनेंस मिनिस्टर होते थे कांग्रेस के सरकार के. उनकी सीट थी. बीजेपी कभी जीती नहीं थी, जनसंघ कभी जीती नहीं थी वो सीट. पहली बार मम्मी जीती. क्यों जीती? समाज सेविका थी. रात को 3 बजे कोई महिला के साथ अन्याय होता था, मुझे उठाती थी, पीयूष गाड़ी निकालो, हमको एंटोपिल पुलिस स्टेशन जाना है. कभी कोई ज्वेलर, छोटे खुदरा व्यापारी या कोई छोटे ज्वेलर को तो उस ज़माने में बहुत हैरेस किया जाता था कि उन पे झूठा केस करके उनसे पैसे हड़पने की कोशिश की. माँ गोपीनाथ मुंडे को रात को 2 बजे उठा देती थी, और मम्मी का फ़ोन मतलब उठा ही पड़ता था कि गोपीनाथ राव तुम्हारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं. एक समाज में साधारण और सीधा अपना साड़ी ऊपर करके फ्लड्स में, एंटोपिल पूरा सॉल्ट पैन लैंड होने के कारण बारिश में एकदम फ्लडिंग हो जाती थी वहाँ. कल मैं किसी को बता रहा था, किसी ने प्रश्न पूछा, ये सॉल्ट पैन में अगर कभी स्लम रीडेवलपमेंट करोगे तो हमारे फ्लड का क्या होगा. मैंने कहा बैलेंस करना पड़ेगा, वील हैव टू टेक एक्सपर्ट एडवाइस. लेकिन जो वहाँ पे गरीब रहते हैं वो कोई शौक से नहीं रहते. उनके जीवन का भी सोचिए कि उनको फ्लड से कितनी परेशानी होती है. घर ध्वस्त हो जाते हैं, रोड टूट जाती है. तो समाज को बैलेंस करना पड़ेगा. एक वर्ग है जो एक ही चिंता में लगा रहे और गरीबों की चिंता ना करे, तो वो देश हित में नहीं होगा. बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं अगले इलेक्शन के लिए और हर चीज़ के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. पियुष जी, आज कट्ट्यावर आलात. मुंबईबद्दलच्या तुमच्या अनेक आठवणींना उजाळा दिलात. मुंबईसोबत असलेलं तुमचं सख्य किती आहे आणि मुंबईकरांसाठी तुम्हाला काय काय करायचं हेही सांगितलं. मुंबईतनं खऱ्या अर्थानं तुम्ही निवडून लोकसभेमध्ये जेव्हा जाल त्यावेळेस मुंबईकरांचा हाच विचार तुमच्यासाठी प्राधान्य असेल. आणि जे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले मुंबईच्या वतीनं, त्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी तुम्ही सदैव प्रयत्न कराल अशी अपेक्षा करतो. कट्ट्यावर आलात आणि तुमचे विचार मांडलेत त्याबद्दल खरंच खूप खूप धन्यवाद. तुमचा पण खूप खूप आभार. अगदी छान. माझा कट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विकहिल आणि बढेकर ग्रुप, पॉवर्ड बाय ग्रीन हार्वेस्ट, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदूकाका सराफ ज्वेल्स, चितळे फ्लेवर्ड मिल्क, सुधीर मांडके लाईट हाऊस आणि सोनाई पशु आहार. यामध्ये आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. ताज्या घडामोडी आणि अपडेट जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.